प्रखर त्रिपाठी। आज की खबर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ हैं उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े समाज सेवी राजेश सिंह दयाल जी। आइए हम इनसे कुछ विषयों पे चर्चा करते हैं। सर, एसआईआर फॉर्म के बारे में क्या कहना चाहेंगे? एसआईआर के लिए पहले तो प्रदेश की हर जनता को मैं इस बात के लिए आगाह करना चाहता हूं कि आपकी वोट ही लोकतंत्र में आपकी ताकत है। सभी लोग जो सजग हैं वो तो अच्छी बात है, जो लोग समाज में थोड़ा कम सजग हैं उनको जाके सजग करिए। ज्यादा से ज्यादा एसआईआर हमको लगता है होना बहुत जरूरी है। कारण क्या है कि तभी लोकतंत्र हमारा बचेगा और देश मजबूत होगा, प्रदेश मजबूत होगा। आप सलेमपुर के युवाओं को किस रूप में देखते हैं और इनके लिए भविष्य के लिए आप क्या सोचते हैं? सलेमपुर के युवा बहुत ही प्रतिभाशाली हैं। मैं देखता हूं कि चाहे वो खेलकूद हो, पढ़ाई हो, तमाम सारे क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें वो बहुत प्रतिभाशाली हैं और अच्छा कर सकते हैं। लेकिन एक ही बस दोष है कि हमारे जो बड़े लोग हैं वो लोग उनको कहीं ना कहीं सही रास्ता नहीं दे पा रहे हैं। उनको रोजगार की व्यवस्था कम हो पा रही है, जिस वजह से वो थोड़ा परेशान रहते हैं। साथ ही साथ उनको आगाह करना चाहता हूं कि नशा एक ऐसी प्रवृत्ति है जिससे उनको बचना है। और दूसरा जो सबसे बड़ा विषय हमारे पूरे इस क्षेत्र में वो जातिवाद का है। जातिवाद से बचेंगे, हम पूरा समाज को एक करेंगे, तभी ये विश्व में हमारा प्रदेश की, देश की और हमारी पहचान बनेगी। ये उनको हमारी तरफ से। लोकसभा में अगर देखा जाए सलेमपुर के तो प्रबल दावेदार थे जी, फिर भी आपको टिकट नहीं मिला। इसमें बीजेपी को क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हमारे यहाँ बीजेपी में जो भी लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, वो सेवा भाव से हैं। जो भी आपने पहले ही बताया प्रखर जी कि एक मैं समाज सेवी हूं, तो मेरा पहला उद्देश्य समाज के लिए सेवा है। और चूंकि मैं पार्टी से जुड़ा हुआ हूं, टिकट तो देखिए मेरे पास था, लगातार दूसरे पार्टी के लोग हमें टिकट देने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जिस पार्टी से मैं जुड़ा हुआ हूं पिछले 35 वर्षों से, और विद्यार्थी परिषद से लेकर युवा मोर्चा और फिर प्रदेश में आज प्रवासी प्रकोष्ठ का प्रदेश संयोजक भी हूं, तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि पार्टी के लिए काम करूं। पार्टी का जैसा आदेश रहेगा वही होगा। बाकी समाज सेवा हमारा मेन काम है जो मैं करता रहता हूँ। आपके परिवार में शुरू से व्यवसाय था कि आपने शुरू किया है? नहीं, ये हमारे पिताजी सामान्य एक नौकरी में थे, इंडियन ऑयल में थे, और व्यापार तो मैंने ही शुरुआत किया। क्योंकि जिस मोहल्ले में वो रहते थे मुझे लगता था कि सबके पास गाड़ियां हैं मेरे पिताजी को छोड़कर। जी। तो ये मन में एक टीस थी जिसको दूर करने के लिए मैंने कभी कोई कंपटीशन नहीं दिया। और ये मन में शुरू से एक धारणा थी कि व्यापार करना है और अपने परिवार का, अपने पिता का नाम आगे बढ़ाना है। व्यवसायिक जीवन और सामाजिक जीवन में आप तालमेल कैसे बैठा पाते हैं? देखिए, जब आप कोई भी चीज कर रहे हैं और उसके आप मालिक नहीं बनोगे तो आप तालमेल आराम से बैठा लोगे। ये मान के चलो कि ये जो भी चीजें समाज में आपको मिली हैं, जो आपका व्यापार है, जो प्रतिष्ठान है, इसके आप मालिक नहीं हो, केयर टेकर हो। तो और इस समाज में जो भी लोग हैं सबका उसमें हिस्सा है, जो कि सबकी वजह से ही आप कुछ पाते हो या बढ़ते हो। चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो या व्यापारिक क्षेत्र हो, सबका योगदान होता है। आप अगर समाज में 1000 रुपए कमाते हो और 100 रुपए आपकी नीड है तो आप 200 रख लो, 300 रख लो, लेकिन 700 फिर आपको समाज को लौटाना ही आपके लिए उचित है। आज जगह जगह पे शंकराचार्य जी का मुद्दा चल रहा है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? लेकिन धर्म के मामले में मैं बहुत ज्यादा नहीं जानता, लेकिन इतना तो जानता हूं कि रथ पर चढ़े रहने की जिद गंगा में स्नान करने की जिद से बड़ी नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल से शंकराचार्य जी अभाग्यशाली मैं मानता हूं कि 9 दिन रहने के बाद, 8 दिन रहने के बाद भी वो गंगा स्नान नहीं किए, केवल इस जिद से कि उनको रथ पर चढ़ के जाना था। ये कोई अध्यात्म नहीं है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि ये भी इसलिए मैं उनको दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं कि वो कैसे शंकराचार्य हैं जो आज तक राम जन्मभूमि में जाकर दर्शन नहीं किए अभी तक। तो ये सब जिद जो है, जिद से कोई संत के लिए जिद आवश्यक नहीं है। तो आपको सरल होना चाहिए, सहज होना चाहिए। संत की पहली प्रवृत्ति है सरल और सहजता ही है। उत्तर प्रदेश में यूपी सरकार में योगी जी के नेतृत्व को क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो हम क्या कहेंगे, ये तो पूरी देश कह रही है, दुनिया कह रही है। एक विदेश का राष्ट्रपति बोला कि योगी जी को हमको दे दो। तो आज हम लोग अगर सुरक्षित हैं तो योगी जी के नेतृत्व में सुरक्षित हैं। और ये प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर हो, ईमानदारी हो, मतलब नेताओं को किस तरह का रहना चाहिए, हमारा नेता कैसा होना चाहिए, तो ये योगी जी से सीखने वाले विषय हैं। और आज हमारा जो कैंप भी लग रहा है वो भी उन्हीं की प्रेरणा से लग रहा है। तमाम जगहों पर जो कैंप हमारे बढ़े उसमें योगी जी का योगदान है। बिना उनके ये कैंप इतना अच्छा नहीं लग पाता। तो ऐसे में मैं
मतलब व्यक्तिगत रूप से भी, और अगर मैं आइडियोलॉजी के रूप में भी मैं मानता हूं कि हमारा नेता ऐसा ही ईमानदार और कठोर होना चाहिए, कड़क होना चाहिए। यूजीसी पे क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी का जगह जगह पे विरोध चल रहा है, और वो जो जो देखा जाए तो जो जिन लोगों ने उनका भरपूर सहयोग किया, कंधे से कंधे मिला के हर परिस्थिति में उनका साथ दिया, हमेशा उनको गिरते गिरते बचाया, स्वर्ण समाज आज, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे यूजीसी के विषय में? देखिए, मैं जाति से क्षत्रिय, लेकिन तमाम बार मुझे ऑफर मिला कि क्षत्रिय महासभा में आना है, आपको ये पद चाहिए, आपको ये पद देना चाहता हूं, ये सब। लेकिन मैं आज तक कभी इस कार्यक्रम में, इस तरह के कार्यक्रम में शरीक नहीं हुआ। कारण क्या कि जो भी चीजें अगर हमारे समाज को बांटने का कार्य करती है, उसको हम उचित नहीं मानते। कोई करणी सेना बना के घूम रहा है, कोई जो है परशुराम सेना बना के घूम रहा है, कोई बैकवर्ड पीडीए पीडीए चिल्ला रहा है, ये कुछ भी उचित नहीं है। हमारा समाज एक होना चाहिए, और हमें तो लगता है मोदी जी का नेतृत्व इतना मजबूत है कि उनको जातिवाद ही खत्म करना चाहिए। ये जातिवाद ही हमारे समाज का सबसे बड़ा कोड है, जो किसी हालत में खत्म होना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये जो कमेटी बनी थी यूजीसी के रिपोर्ट के लिए, उसमें दिग्विजय सिंह जी थे, और कहीं ना कहीं हमें लगता है थोड़ा चूक है, इसको सुधारना चाहिए। समाज को एक करने की ही प्रयास होना चाहिए किसी भी दल की तरफ से। आप बहुत भावुक हो गए थे, कैजुअलिटी हुआ था, आपके बेटे अचानक युवा अवस्था में ही इस दुनिया को छोड़ के चले गए। आप बहुत प्रभावित हुए, फिर आपने जीवन में काफी उतार चढ़ाव देखा, लेकिन उतना नहीं आप टूटे जितना उस टाइम आप टूट गए थे। इस पे आप क्या कहना चाहिए? नहीं, टूटना क्या है, टूटना तो पुत्र की मृत्यु हो किसी के सामने और पुत्र का शव पिता के कंधे पर जाए, इससे बड़ा कष्ट कुछ नहीं होता। लेकिन हमें लगता है कि उस घटना ने हमें एक प्रेरणा दी कि समाज में और बच्चे भी आपके पुत्र हैं, और सबको लेके ही चलना जो है समाज है। तो समाज की एक जिम्मेदारी बढ़ी हुई। पहले मैं अपने लिए जीता था, अपने व्यापार के लिए जीता था, आज समाज के लिए जीता हूं। तो ये बदलाव आया। हमें लगता है कि ईश्वर अगर कोई कष्ट देते हैं तो उसको प्रेरणा बना के ताकत के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ईश्वर बड़ी परीक्षा लेते, जिसको प्यार करते हैं उसी की परीक्षा लेते हैं और उसी को आगे काम सौंपते हैं। 2029 में अगर आप सदन पहुंचते हैं तो सलेमपुर के लिए आपके लिए प्राथमिकता क्या होगा? अभी बहुत समय है, 2029 में बहुत समय है। पार्टी की क्या जिम्मेदारी है, पार्टी क्या हमसे कराना चाहती है, वो हमारे यहाँ पार्टी से ही सब कुछ होता है। तो सदन पहुंचने के बारे में अभी कुछ सोचता नहीं हूं। ये चाहता हूं कि जिस धर्म को मैं निभा रहा हूं, खासतौर से स्वास्थ्य के क्षेत्र में, इस क्षेत्र को आत्मनिर्भर करना है। कैसे पिछड़ा क्षेत्र रह गया हमारा। हम देखते हैं कि लाल रोड स्टेशन पर मैं उतरता था और वहां से टांगे से मैं इक्के से यहां तक आता था गांव तक, और वो इक्का जो है ऑटो में बदला, ऑटो से जीप में बदला, लेकिन बाकी कुछ हमारे क्षेत्र का विकास नहीं हुआ और कोई उद्योग नहीं आए, कोई हमारे जो प्रति व्यक्ति आय है वो नहीं बढ़ी। ये कष्ट का विषय है, तो इस पर काम होना चाहिए। बाकी मेरा एक उद्देश्य है कि स्वस्थ रहेंगे हम तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी लड़ सकते हैं। स्वस्थ रहना जरूरी है, उस विषय में काम कर रहा हूं। साथ ही साथ चाहता हूं कि युवा हमारे जो है वो कैसे नशे से बचे। तो अपने लोग को मैं बोला हूं इस पर एक पूरा तैयार करो, और इसके लिए भी एक अभियान चलाना चाहिए। सलेमपुर के लिए क्या विशेष जरूरत है फिलहाल? सलेमपुर में रोजगार आना चाहिए, लोगों को नौकरी मिलना चाहिए और युवाओं को दिशा मिलनी चाहिए। ये सबसे बड़ी जरूरत है। अगर यहाँ पर उद्योग आए, जो कि अब यहाँ पर हर जगह रोड से संपर्क मार्ग बहुत अच्छे हो गए हैं, तमाम सारे एक्सप्रेस वे और अगल बगल से गुजर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर यहाँ उद्योग आने चाहिए और इस ओर प्रयास होना चाहिए सबका। आप निस्वार्थ भाव से देखते हैं, सेवा करते हैं स्वास्थ्य विभाग में। आज स्वास्थ्य विभाग में देख रहे हैं तो लूट, पूरी तरह से लूट मची है। जो डॉक्टर हैं वो भी कमीशन के चक्कर में पड़े हैं, कहीं भी निस्वार्थ भाव से कोई काम नहीं हो रहा है। इस पे सरकार को क्या एक्शन लेना चाहिए? नहीं, सरकार बहुत एक्शन ली है। आज जो आप ये कह रहे हो, ये एक नकारात्मक पहलू है। सकारात्मक पहलू ये है कि आज लगभग हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, तमाम जगह पर डॉक्टर्स हैं। ये बात सही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, नहीं। मैं कह रहा हूँ जैसे कि कहीं ना कहीं सरकार व्यवस्था कर रही है, सारी चीजों की व्यवस्था कर रही है, लेकिन उसमें जो वहां के अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो लोग सही तरीके से मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, ये आदमी का व्यक्तिगत 1 to 1 अपना व्यक्तिगत दोष है। अगर हम लोग इस चीज को, समाज की जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे, अगर डॉक्टर भी नहीं उठाएंगे तो वो गलत कर रहे हैं। लेकिन हमें लगता है तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, उसमें भी ये प्रैक्टिस चल रही कमीशन देने की, केवल सरकारी हॉस्पिटल में नहीं है। तो ये गलत है। डॉक्टरों को भी ये बात समझना चाहिए और सही इलाज करना चाहिए। तो समय के साथ सब बदल रहा है, अच्छा हो जाएगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार, नमस्ते।